विजय में भी विनम्रता का एहसास। द्रास हमारे लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, एक जिम्मेदारी और हमारे लिए एक जज्बात है। हर एक जवान जानता है कि ये मुश्किलातें ये हमारे कर्तव्य का एक हिस्सा ही है। जीत में भी सीख का विश्वास। आज हमारी भारतीय सेना हर समय, हर वक्त, हर मिशन के लिए रेडी है। इतने बड़े और टफ एरिया में भी हम कुछ भी मिस नहीं करते। यहाँ की चोटियों में बलिदान, वीर गाथाओं जैसी बहुत सारी कहानियां हैं। करगिल के महाविजय के 26 साल बाद इस मोर्चे पर कितना बदला है भारत। अब इस इलाके में सिविल और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर 99 वाले हालात दोबारा बनते हैं तो हम एनिमी की मूवमेंट को पहले से ही डिटेक्ट करके उन पे जवाबी हमला कर सकते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट और असॉल्ट राइफल और ड्रोन, ये सब अब भारत में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। और नए युग के युद्ध के लिए कैसे किया है खुद को तैयार। अभी हमारे पास में AK-203, 6 राइफल, निगेव LMG और साको स्नाइपर जैसे आधुनिक हथियार आज हमारे पास में। अब हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल एक्टिव रहने वाली सड़कों को बना दिया है। ये वॉर मेमोरियल सिर्फ एक यादगार ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए जज्बा है। अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा। उनसे है माँ की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहां वो ठौर, तीर्थ बन जाते हैं वो रक्त बीज, अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। हम करगिल में हैं इस समय। वो करगिल जहां का युद्ध हमने ऐसे जीता कि उसके बाद पाकिस्तान हिम्मत ही नहीं कर सका एक पूर्ण युद्ध भारत से लड़ने के लिए। लेकिन दुनिया के बाकी जो देश हैं वो अपनी हार में सबक सीखते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जो अपनी जीत से भी सबक लेता है। ये युद्ध भूमि के टुकड़े के लिए नहीं था, ये भारत माता के आंचल के सम्मान की जंग थी। ये हिंदुस्तान के अभिमान की जंग थी। ये हमारे अधिकार की जंग थी। ये पाकिस्तान को उसका हद बताने की जंग थी। ये सरहद पर स्वाभिमान की जंग थी। करगिल युद्ध को 26 साल बीत चुके हैं। भारत की सेना ने यहां पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी थी कि वो दशकों से भूल नहीं पा रहा। लेकिन विजयी दबदबे के अति आत्मविश्वास की जगह भारत ने जीत से भी सीख लेते हुए इस मोर्चे को अभेद बनाया है। जहां भी गुंजाइश थी वहां सुधार किया है। 26 सालों बाद फिर एक बार उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां हम एक बार 1999 में हुआ करते थे। उस समय की हालात को देखते हैं और आज की हालात को देखते हैं तो हर एक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाए गए हैं। पहाड़ियों के बीच भी छोटे छोटे ट्रैक्स बना दिए गए हैं जिनकी मदद से हमारे छोटे व्हीकल हमारे फॉरवर्ड पोस्टों तक जाने की कार्रवाई कर सकते हैं। आज हम आपको 26 साल के फासले पर 26 साल का फर्क बताएंगे। कैसे भारत ने करगिल के मोर्चे पर खुद को ऐसे तैयार किया है कि किसी भी तरह के खतरे से लड़ने और जीतने में हम सक्षम हों। अगर 99 वाले हालात दोबारा बनते हैं तो हम एनिमी की मूवमेंट्स को पहले से ही डिटेक्ट करके उन पे जवाबी हमला कर सकते हैं। करगिल युद्ध से हमें ये सीख भी मिली है कि हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए और उसी सोच के साथ आज हमारी भारतीय सेना हर समय, हर वक्त, हर मिशन के लिए रेडी है। अगर युद्ध होता है तो निश्चय ही विजय हमारी है। भारत ने करगिल युद्ध में महाविजय हासिल की थी।
लेकिन ये भारतीय सेना की परंपरा रही कि युद्ध के उपरांत हर सीख को आगे की पीढ़ियों के लिए दर्ज किया जाता है। जहां कमी लगती है उसे दूर किया जाता है, जो सफलता मिलती है उसे आगे के लिए ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है। मसलन वो क्लिफ चॉप असॉल्ट जो नंगी चोटियों पर पहाड़ पे बैठे दुश्मन पर आक्रमण में कारगर रहा, उसे सैनिकों की बुनियादी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया। हमारा दुश्मन पूरा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बैठा है। कल अगर हमें हमले करने की जरूरत पड़ी तो हमें ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाके असॉल्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे अंदर वो डर रहेगा तो हम कभी वो सक्सेसफुल असॉल्ट नहीं कर सकते। इसलिए डर को हटाना बहुत ही जरूरी है। ये एक क्लिफ चॉप असॉल्ट है। दुनिया इसे क्लिफ असॉल्ट के नाम से जानती है और इसकी बारीकियों को सीखने के लिए भारत की तरफ ही देखती है, क्योंकि करगिल युद्ध में जब इस तरीके का इजाद हुआ था, समझ लीजिए उसी की जन्मभूमि में हम इस समय खड़े हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा तरीका होता है कि आप पहाड़ पर उस रास्ते से जाते हैं जहां से दुश्मन उम्मीद ही नहीं कर रहा होता है, लेकिन इसे मुश्किल भाषा में समझने की जरूरत है, तकनीकी भाषा में। ठीक इसी तरह जहां कमी पाई गई उनमें ऐसा सुधार किया गया कि दुश्मन को हमारी रक्षा में अब एक भी दरार नहीं मिलेगी। जैसे करगिल के समय दुश्मन की जिस चालबाजी का पता चलने में वक्त लगा था, उसे दूर करने के लिए जानकारी हासिल करने का तंत्र दुरुस्त किया गया है। हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेनिंग और इन परिस्थितियों में सैनिकों के साजो सामान को बेहतर किया गया है। संचार प्रणाली को पुख्ता और मजबूत किया गया है। हथियार प्रणालियों को जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया गया। स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाया गया। जल, थल, वायु सेना का समन्वय बेहतर हुआ है और सबसे बढ़कर उपकरणों और हथियारों का स्वदेशीकरण हुआ है। करगिल विजय दिवस पर हम आपको दिखाएंगे क्यों अब इस मोर्चे पर दुश्मन आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। 1999 तक इंसास राइफलों का इस्तेमाल, LMG जो बहुत अपडेटेड नहीं थी, नाइट विजन का उतनी बहुतायत में नहीं था, लेकिन अब किस तरीके के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल होते हैं। 26 साल पहले जिन हथियारों से हमने युद्ध लड़ा था वो अब इतिहास की कहानियां हैं। आधुनिक हथियारों की इस तस्वीर में हमारा हुनर, हमारी आशा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा नजर आता है। ये नया अजय जो असॉल्ट राइफल है, ग्रेनेड लॉन्चर्स और उसी में कुछ ऐसी चीजें जो आज भारतीय सेना की तरक्की आपको और ज़्यादा दिखाती है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये भारत में निर्मित है। इससे पहले रूस में निर्मित एंटी टैंक मिसाइल हम यूज़ करते थे, लेकिन अब भारतीय निर्माण जो है, जो स्वदेशी हथियार ये है, उसमें जो रेंज है वो लगभग डबल हो गया है। 3 किलोमीटर से अधिक तक ये निशाना साध सकता है। 75 मीटर से लेकर 3000 मीटर के ऊपर तक इसका रेंज होता है। और ये जो हथियार है इसे 4 लोग कुल मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक जो टुकड़ी है वो साथ लेकर इसे चल सकती है। इसी तरीके से आप हमारी स्नाइपर राइफल को देख लीजिए, कहीं भी किसी भी दूरी से सटीक निशाना बिल्कुल लगाने में सक्षम। आज भारतीय सेना ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें कुछ दूसरे देशों में निर्मित हैं, तो कुछ का उत्पादन भारत में हो रहा है। रूस के साथ रक्षा समझौते के तहत AK-203 का उत्पादन भारत में हो रहा है। काउंटर टेररिज्म से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर तक AK-203 विस्तृत कॉम्बैट परिस्थितियों में प्रयोग के लिए बेहतरीन। ये राइफल दुनिया के सबसे एडवांस और भरोसेमंद असॉल्ट राइफल्स में से एक है। इसका नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल। ये पहले सेना के अंदर AK-47 का इस्तेमाल किया जाता था। अभी इसका लेटेस्ट वर्जन AK-203 को सेना के अंदर शामिल किया गया है। AK-47 के बनिस्पत इसका रिकॉइल कम और एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण हम लंबे रेंज पर निकलने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ 5 मैगजीन आते हैं, उससे हम लड़ाई में ज़्यादा एम्यूनिशन कैरी कर सकते हैं और इसका फायर पावर भी बढ़ जाता है।
इसके अलावा भारतीय सेना फ्रंटलाइन ट्रूप्स, स्पेशल फोर्सेस, घातक प्लाटून के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार राइफलें इस्तेमाल करती है। ये एक स्नैपर है, इसका नाम है 8.6 mm साको स्नैपर राइफल। अभी इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बाइपोड की सुविधा दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर बोल्ट एक्शन है, जिसके वजह से क्या है इसके अंदर पुर्जों की मूवमेंट नहीं होती, जिसके अंदर वजह से क्या है इसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। दूसरी बात है इसके अंदर पिकातनी रेल की सुविधा दी गई है, जिसकी वजह से दिन के समय जिस प्रकार से हम साइट लगा के फायर करते हैं उसी हिसाब से क्या है इसके अंदर नाइट के समय भी हम TI साइड लगा के उसको हम फायर के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात के समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो नाइट विजन और थर्मल वेपन साइट्स हैं वो बेहद कारगर हैं। इस साइट का नाम है लॉन्ग रेंज थर्मल इमेजर कैमरा। ये एक नाइट साइट है जो कि भारत में बेल कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह साइट थर्मल इमेजरी के सिद्धांत पे काम करती है। इस साइट के साथ एक TFT की सुविधा दी गई है, जिसकी मदद से एक ऑपरेटर साइट को किसी डोमिनेट हाइट पे और या फिर बंकर पर खुद ऑपरेटर बंकर के अंदर बैठकर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की निगरानी आसानी से कर सकता है। साइट लाइट वेट होने के कारण एक ऑपरेटर इस साइट को एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से कैरी कर सकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की क्षमता भी बढ़ी है और वजन घटा है। ठंड में इस्तेमाल में आने वाला गियर भी पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुआ है। हम आपको वो उपकरण भी दिखाते हैं जो 1999 में इस्तेमाल किए जाते थे। भारतीय सेना के हाथों में आज आप अलग अलग तरह के हथियार देखते होंगे, लेकिन हम बात आज से 24 साल पहले की कर रहे हैं, 1999 की, करगिल युद्ध। उस समय कौन से हथियार, कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था? ये AK-47 राइफल्स, हालांकि इनमें कई ऐसे हैं जो कि दुश्मन से कैप्चर भी किए गए हैं। दुश्मन के दांत किस तरह से खट्टे किए थे आप सबको याद है। ये मैगजीन्स हैं, वो नेज़ा है, वो बेनेट है, जिसके अलग अलग तरह के इस्तेमाल हो जाते हैं। उस समय भी आपने देखा होगा कि चाहे गोलियां बचे ना बचे, लेकिन दुश्मन नहीं बचता था। बंदूक के सामने के हिस्से में इसे फिट भी किया जा सकता है और अलग अलग अवरोध को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी चीज़ को खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो ग्रेनेड है, हैंड ग्रेनेड, इसका इस्तेमाल किया गया था, टाइप 36 इसे कहते हैं। और साथ ही जो मोटोरोला सेट्स थे, जो कि उस समय डिजिटल नहीं बल्कि एनालॉग, और ये जितने भी उपकरण आप देख रहे हैं वो जो पहाड़ियों को पार करने के लिए जिनका प्रयोग किया गया था, उन सब को अर्जित किया गया था। और जब भी एक सैनिक युद्ध भूमि के लिए निकलता था तो वो जो फील्ड ड्रेसिंग होती है, क्योंकि उस समय आपको जिस तरह की चोटें आ रही हैं उसके लिए सबसे पहले किस तरह से जल्दी फौरी उपचार मिल जाए, उसके हिसाब से तो ये सारे उपकरण मोटे तौर पर जो एक योद्धा हमारा 1999 करगिल युद्ध में लेकर निकला था। दरअसल 1999 में जब युद्ध छिड़ा तो भारत को जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद से भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण को अपनी मुहिम बनाया। खासकर पिछला एक दशक इस दिशा में बेहद निर्णायक रहा है। इस बोफोर्स को जब आप द्रास करगिल की चोटियों के बीचों बीच देखते हैं तो अपने एहसास में आपको 1999 की उसकी गर्जना भी सुनाई देती है। गेम चेंजर था। उस युद्ध में जिस तरीके से इसने दुश्मन को अपनी हदों में रहने को मजबूर किया था, ये गेम चेंजर था। लेकिन वो था 1999, ये है 2025। और अब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ते हुए, बोफोर्स की खूबियों को रखते हुए, बोफोर्स की कमियों को दूर करते हुए हथियारों के साथ लैस हैं। करगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ जिसने घुसपैठियों को बेबस कर दिया था। करगिल युद्ध में पहली बार इन तोपों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब 2.5 दशक बाद 15,000 फीट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस धनुष हावित्ज़र भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। किसी भी मौसम में, कैसे भी हालात में ये दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकते हैं। हजारों मील में फैली घाटी में धनुष भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहा है। आज इन ताकतों के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। न्यू इंडिया की बदलती तस्वीर की वजह से भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है।
1999 करगिल युद्ध में बोफोर्स के दम ने दुश्मन का सर कुचल दिया था। 155 mm की ये गन ऊंची चोटियों पर फतेह में निर्णायक थी, लेकिन भारतीय सेना ने मोर्चे की बदलती जरूरतों पर ध्यान रखते हुए अपने तोपखाने के आधुनिकीकरण पर निरंतर जोर दिया। मेक इन इंडिया के तहत जो भी हमारे डिफेंसिव इक्विपमेंट अब भारत में तैयार किए जा रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं। ये हमारी ज़मीनी बनावट और हमारे ऑपरेशनल टास्क को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं, जैसे हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट और असाल्ट राइफल और ड्रोन्स। ये सब अब भारत में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि इनमें अगर कभी भी कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई इशू आ जाता है तो हम इनको जल्द से रिपेयर करके और अपने ऑपरेशनल टास्क में शामिल कर सकते हैं। इनकी वजह से हमारी ऑपरेशनल पावर भी बढ़ी है और ये भारत के डिफेंस सिस्टम में एक मजबूत कदम है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज भारत के पास धनुष है, M777 अल्ट्रा लाइट हावित्जा है, K9 वज्र है, स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी है, DRDO द्वारा विकसित एटैग्स हैं। एक तरह से समझिए कि भारत में फायर पावर के लिहाज से क्रांति है। उस समय पर यदि मैं हथियार की बात करूं तो हमने 99 के अंदर SLR और LMG 7.62 से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन हमने उसके बाद में इंसास परिवार को भी पीछे छोड़ दिया। अभी हमारे पास में AK-203, 6 राइफल, निगेव LMG और साको स्नाइपर जैसे आधुनिक हथियार आज हमारे पास में, जिनको इस इलाके में ऑपरेट करना, साथ ही उनका रखरखाव करना काफ़ी आसान है। तो आसानी से एक जवान उनका इस्तेमाल कर सकता है। इस इलाके में बहुत बदलाव हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में अब सेना ने ज्यादातर ऊंची चोटियों तक पहुंचने के लिए रास्ते और सड़कें बना ली हैं। टाइगर हिल, तोलोलिंग जैसी ऊंची चोटियों पर सेना ने मजबूत पोस्ट कायम कर ली है। जिन जगहों से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, वहां घुसपैठ रोधी ग्रिड बना दिए गए हैं। जिन पहाड़ी चोटियों को बर्फबारी के मौसम में खाली कर दिया जाता था, अब वहां पूरे साल सैनिकों की तैनाती रहती है। किसी भी वक्त तुरंत सैन्य तैनाती और मदद के लिए LOC पर जगह जगह हेलीपैड्स का निर्माण हुआ है। आम नागरिकों के लिहाज से भी इलाके की सूरत ही बदल दी गई है। कारगिल पर विजय हासिल करने के बाद भारतीय सेना और सरकार दोनों ने एक साथ मिलकर इस इलाके में नए विकास का एक नया दौर शुरू किया है। पहले यह इलाका काफ़ी आइसोलेटेड माना जाता था, लेकिन अब इस इलाके में सिविल और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। 4G, 5G, ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट इंटरनेट जैसे अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ के युवा को नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जोड़ दिया है। अब हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलाके के अंदर पूरे साल एक्टिव रहने वाली सड़कों को बना दिया है। इसके साथ ही जोजिला टनल मेगा प्रोजेक्ट ने हमारे पूरे लद्दाख रीजन को राउंड द ईयर असेसेबल बनाया है। इससे क्या हुआ है कि हमारी सेना का जो मूवमेंट है वो और भी आसान हो गया है, और अगर ज़रूरत पड़ती है कि हमें प्रतिक्रिया करनी है तो हमारी प्रतिक्रिया भी पहले के बजाय अब तेज हो गई है। इसके अलावा LOC पर सर्विलांस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट और टोही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन्स अलग अलग भूमिकाओं में हैं भारतीय सेना में। सर्विलेंस बहुत प्रमुख रोल इसका हो जाता है। जैसे ये त्रिनेत्र जिसका नाम है, और केवल नाम भारतीय नहीं होता है बल्कि उसमें भारत का अंश होता है। उसके चाहे असेंबली को ले लीजिए या फिर उसके निर्माण को ले लीजिए, अलग अलग तरह के ड्रोन्स। ये एक सर्वेलेंस ड्रोन है, वैसे कॉम्बैट ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत क्या है कि ये दिन में और रात में दोनों समय में हमारी सेना की आंखें बनकर हमें वो तस्वीरें सीधे भेजता है। ये गर्व की बात है कि उस युद्ध के दौरान की चुनौतियों को अनुभव करने के बाद उन सभी को दूर करने की बारीक कोशिशें आप यहाँ पर देखेंगे। करगिल युद्ध के बाद से भारतीय सेना में आधुनिकीकरण की रफ्तार और तेज हो रही। युद्ध के स्मारक पर एक ओर आप करगिल दौर के हथियारों को शान से सजा देखते हैं,
तो नए भारत की नई ताकत का बखान करते उपकरणों से भी गर्व महसूस करते हैं। इस राइफल का नाम 6 और 716 असॉल्ट राइफल है। ये यूएसए का बना हुआ है। इसकी एक खासियत यह है, हम 500 से लेकर 800 मीटर तक आसानी से दुश्मन को सिंगल शॉट और ब्रस्ट राउंड फायर से बर्बाद कर सकते हैं। इस हथियार की कुछ एक विशेषताएं जो इस प्रकार से हैं। इसमें मैगजीन कैच और फायर सेफ्टी कैच लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दे रखा है। अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंड फायरर है, कोई राइट हैंड फायरर है, वो इसका आराम से इस्तेमाल कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हाइट अलग अलग होने के कारण कि बट को एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें एडजस्टिंग बट की सुविधा दे रखी है। साथ में क्या होता है कि फायरिंग के दौरान धूल वगैरह उड़ती है। इसमें एजेक्शन स्लॉट के ऊपर ना कवर के लिए डस्ट कवर की सुविधा दे रखी है। साथ में इसमें क्या है कि जो ओपन साइड और रियर साइड दोनों है ना, इनमें जीरो करने के लिए हमें किसी भी जीरो टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में इसके पिकनोटिंग रेल दे रखी है, जिसके ऊपर हम डे साइड और नाइट साइड आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना भी इस्तेमाल करें, हम जरूरत अनुसार इस्तेमाल करके उसको उतार के रख सकते हैं। विजय का अहंकार नहीं, बल्कि चुनौतियों को परख कर व्यवस्था में सुधार ही भारत का ध्येय है, उद्देश्य है। एक तो यहाँ का भूगोल, यहाँ का टेरेन, और दूसरा यहाँ का जो कर्कश मौसम है, मोबिलिटी बड़ी जरूरी होती है। द्रास करगिल की इन पहाड़ियों पर कभी गोलियों और गोलाबारी के बीच हमारे सैनिक चढ़े थे। इन ऊंची चोटियों से दुश्मन को बेदखल किया था, तिरंगा लहराया था। इसके बाद से भारत ने कभी अपनी तैनाती यहाँ कमजोर नहीं पड़ने दी। आज सैनिकों के सहयोग के लिए यहाँ ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, जो अलग अलग जरूरतों के अनुसार ट्रूप मूवमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स में काम आते हैं। सब इस व्हीकल के बारे में बताएं, क्योंकि ज्यादातर समय तो यहाँ पर स्नो रहता है पूरे इलाके में। ये मैम, ये पोलारिस 550, हाँ। ये पोलारिस कंपनी से बना हुआ है। ये सेना में इसलिए दिया गया है कि मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, हाँ। जहाँ पे 4 व्हील व्हीकल जा नहीं पाता है, वहाँ पे ये ले जाके हम आराम से ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। अच्छा, मतलब जब पूरा बर्फ रहती है जी, तो उसमें बहुत जी और स्टार्टिंग में जो -डिग्री है, हाँ। उसमें भी आसानी से स्टार्ट हो जाता है ये, हाँ। जो एविएशन का फ्यूल इसमें डालते हैं, इसीलिए अच्छा -डिग्री में भी वो आसानी से स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, वैसे भी तो द्रास को जो दुनिया की सबसे दूसरी नंबर पर आने वाली ठंडी जगह है, जो कि आबाद जगह है, मतलब एक ऐसी रिहायशी जगह जो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे ठंडी जगह है, वो है द्रास। यहाँ पर माइनस में भी तापमान रहता है और बर्फ से ढके हुए पहाड़ रहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण इस हिसाब से हो जाता है हमारे फोर्सेस के लिए। इन एटीवी में भी कई भारत में निर्मित हैं। ये खड़ी चढ़ाई पर भी फर्राटे से भागते हैं, भारी वजन ले जाने में सक्षम है। जब आप एक विजय गाथा को बार बार दोहराते हैं, जब एक उत्सव बार बार मनाते हैं, तो उसके मायने कई होते हैं, न केवल देश के सैनिकों के लिए, बल्कि देशवासियों के लिए भी।